लिटरली मेरा ये जो वीडियो है ना, वो सिर्फ देशभक्तों के लिए, राष्ट्रवाद जो हमारे देश से प्रेम करते हैं वो देखे। दूसरे को देखने के लिए मैं वीडियो नहीं, मैं अपने राष्ट्र, मुझे एक लोग देखे लेकिन वो देशभक्त होना चाहिए। और जो देशभक्त है, डाटा पे आज बात करूंगा, राहुल गांधी को एक्सपोज करूंगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी है इस झूठ से पर्दा उठाने का। अब बोलिए नरेंद्र मोदी के बारे में जितना बोलना है, पटना में आए बोले, हम कुछ बोले नहीं बोले। आरजेडी का रैली में जाकर उन वहां के आम लोगों का मैंने बाइट लिया, और जैसे उन्होंने जिस तरीके से बोला, एज इट इज मैंने अपना कर्तव्य निभाया, उसी तरह से दिखाया, कोई मैनिपुलेशन उसमें नहीं। लेकिन सवाल तो उठेगा ना राहुल गांधी, जब आप इस देश के बारे में झूठा एजेंडा फैलाइएगा, झूठी डाटा रखिएगा। डाटा पे बात करते सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या बोला है, बिना कटे छटे मैं आपको दिखाता हूं, साथ में उसमें डाटा भी मैं लगा दिया हूं, डेटा लगाया हूं, एज इट इज डेट का मेंशन किया हूं, स्क्रीन पे आएगा, उसके बाद विश्लेषण भी करूंगा। देखिए, ये नरेंद्र मोदी 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। वहां की सरकार को आतंकवादी दस्ता बनाने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा भरोसा करती है बनिस्बत डॉक्टर, इंजीनियर और काबिल साइंटिस्ट बनाने के। अब कहना क्या चाहते हैं कि जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, जो राक्षस है, ये पाकिस्तानी, जो आतंकवादी वहां पे पूरे विश्व को अशांति फैलाने की कस्में खाते हैं, जिहाद की बात करते हैं, जिन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता, उन लोगों को आप जॉब मानते हैं क्या? क्या मानते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, अलकायदा में शामिल हो गए, मतलब एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर ऐसे लोगों को राहुल गांधी ये समझते हैं कि वो रोजगार में है, तो उनकी मापदंड पे सवाल उठेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां का अखबार बोल रहा है। लोगों में देखिए आज के डेट में माहौल क्या है। आज के डेट में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हाशिए पे है। कोई बैंक, वर्ल्ड बैंक ने साइड कर लिया अपने आप को कि मुझे पाकिस्तान को लोन नहीं देना। उससे आप सोच सकते हैं। ग्रोथ रेट की बात करेंगे राहुल गांधी, जिस देश में का जीडीपी माइनस में हो, माइनस 0.475 बिलियन डॉलर माइनस में चला गया हो, और 2024 की बात करें तो क्या बताऊं मैं आपको, जितना हमारा ग्रोथ है ना, उसके आधे वो माइनस में रहेंगे। राहुल गांधी को डेटा का बहुत शौक है, तो मैं बता देता हूं, भारत को जो अब पाकिस्तान पटना में आके पाकिस्तान के बड़ाई हाँकते हैं, टींगे हाँक रहे हैं, भारत का 1 रुपया और पाकिस्तान का 1 रुपया, भारत का 29 पैसा 33, मतलब 30 पैसा भी नहीं है। तिगुना से ज्यादा हमारा रुपया स्ट्रांग है पाकिस्तान से। इस पे राहुल गांधी कभी नहीं बोलेंगे, इस पे कभी नहीं बोलेंगे राहुल गांधी कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बाकी सभी मुल्कों का जो वो नाम लिए उनसे अच्छा है, हम मजबूत है। हमारी जो सेना है, उस भारत की जो सेना का मोराल है, वो विश्व में किसी भी सेना के पास नहीं है, सबसे हाई मोराल रखते हैं हम। पाकिस्तान से तुलना करने वाले हमारे कुछ ऐसे नेता पनप गए हैं जो अपने आप को सो कॉज इंडियन बोलते हैं, इंडिया अलायंस तैयार किए। विरोध कीजिए, लेकिन किसी पार्टी, किसी व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध ना करें। और कम से कम बिहार में आकर बिहारियों को ना ठगे। पटना में आते हैं, गांधी मैदान में आता, आपका स्वागत है,
और हमने जो स्वागत किया राहुल गांधी का, वो पूरे पदयात्रा में उनको कभी कहीं नहीं मिला होगा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना बड़ा स्वागत कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन उसका क्या फायदा उठाया राहुल गांधी ने? पूरे देश के सामने एक झूठा 22% है बेरोजगारी दर, हमारे पास 23%। भैया जो आपको बताता है कम से कम उसको बोला कीजिए पढ़ ले। थोड़ा बुद्धिमान लोगों को अपने पास रखिए। मानते हैं आप पप्पू हैं, लेकिन पप्पू पास कैसे होगा बिना टीचर के? वेल क्वालिफाइड बिहार से कुछ गिने चुने चाणक्य को रखें अपने पार्टी में, जो आपको कम से कम बुद्धि तो सुबुद्धि तो देगा। भाई आपकी स्थिति हो गई है, राहुल गांधी खुद पूरे विपक्ष को डुबाने के लिए काफी है। पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि किसी तरह से मोदी रूपी जो आंधी चल रहा है उसे रोका जाए। लेकिन एक कहा जाता है कि वही कहावत है कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जब उल्लू के साथ रहिएगा तो स्थिति तो वही ना होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी था, वही एक उल्लू है ये, जिनको डेटा का नॉलेज 0% है। जो हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का जीडीपी, हमारे देश का रुपया का मूल्य क्या है, हमारे देश का ज्योग्राफिकल कंडीशन, रिलीजियन वाइज हमारे देश को आज तक नहीं समझा ये व्यक्ति। कहते 75 बनाम 100। अरे यार, क्या आप लोग जिंदगी भर कांग्रेस देश को बांटने का काम की? पहले अगड़ी पिछड़ी में लड़ाया, हिंदू मुस्लिम में लगाया, आज 75 बनाम 25 कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। हमारा देश सबके लिए एक है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा, जो राष्ट्र प्रेमी होगा, वो हमारा देश हिंदुस्तानी है। बाकी तो आप सब समझ रहे हैं कि क्या है, आप जो नहीं होंगे। अब मैं पहले ही बोला हूं कि ये वीडियो उन्हें ही अच्छा लगेगा जो राष्ट्रवादी होंगे, जो राष्ट्रवादी नहीं होंगे उनको ये वीडियो कभी अच्छा लग नहीं सकता। देखिए कुछ आया हुआ है, मुझे लेते संजय सिंह का कमेंट है, राहुल जी कंफ्यूज्ड है, उनके साथ उनके साथी को भी पता नहीं कि चुनाव लड़ना है या मोदी को हटाना है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। राहुल गांधी आज से कंफ्यूज नहीं है। राहुल गांधी संजय जी तब से कंफ्यूज्ड है, उनको खुद पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। अरे थोड़ा तेजस्वी से सीख लीजिए, थोड़ा अखिलेश यादव से सीख लीजिए, वो भी युवा है, क्या मैच्योरिटी है बंदे के पास, किस तरह से राजनीति करना चाहिए। जिस तरह से सुधार आया है तेजस्वी यादव की राजनीति में, सराहनीय है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को मंच साझा ना करने दे। जब ऐसा लीडर होगा जो देश के बारे में ही उल्टा सीधा बात करेगा, जिन्हें डेटा लेकर आप बिहार में, वो भी गांधी मैदान में, पटना में आप सबके सामने रख रहे हैं कि हमारा देश से ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी देश में है, भारत में। भैया डेटा आपके पास है, रिसर्च किए हैं। इमरान खान जैसे लोग बेवकूफ बोल के चले जाएंगे आपको। कुछ सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विरोध ना करें, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। और लोकतंत्र, हमारे जैसा महान लोकतंत्र कहां होगा। मैं आपको बता दूं, डेटा पे बात करेंगे तो आइए खबर फर्स्ट पे डेटा बताता हूं। 98 करोड़ प्लस लोग 2024 में लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने जा रहे हैं। ये होता है लोकतंत्र। बात कीजिएगा
बहुत लोगों को ईवीएम से भी प्रॉब्लम है, राहुल गांधी को हमेशा है। मैं पूछता हूं 98 करोड़ लोगों का अगर बैलेट बॉक्स पे वोटिंग कराया गया तो रिजल्ट कितने दिन में आएगा? राहुल गांधी आपके पास क्या है? कुछ है? कुछ जानकारी है आपको? कितने दिन में आएगा रिजल्ट? जिस देश के इकोनॉमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस देश का बखान कर रहे हैं कि वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा है भारत से, मैं पूछता हूं उस पाकिस्तान में एक भी ऐसा उद्योगपति बताए जो भारत के टॉप 10 में भी हो। टॉप 10 से मैं 1 2 3 4 पे नहीं जा रहा हूं, उससे ज्यादा पैसा। संजय जी का दूसरा है कि ये हमारे 50 साल का युवा भविष्य है, पड़ोसी देश तो चाहेगा कि ये जल्दी पीएम बने ताकि उनका सोचा होगा। देखिए, पड़ोसी क्या चाहता है संजय जी से कोई मतलब नहीं है। मतलब व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, उसके विचारधारा का विरोध होना चाहिए। मुझे राहुल गांधी से, कांग्रेस से, आरजेडी से, जदयू से, बीजेपी से कोई बैर नहीं है। मैं कहता हूं देश को बरगलाए ना। मेरा सीधा सवाल है, डेटा वही बताएं जो फैक्ट हो, या फिर आप बोल दे कि आशुतोष पांडे झूठ बोल रहा है, बोल दे राहुल गांधी की नहीं खबर पक्ष पे चलाया गया, ये जो डेटा है वो झूठ है। मेरे पास फैक्ट सही है, राहुल गांधी के पास सही फैक्ट। जहां चैलेंज करना चाहेंगे करें। कहां से राहुल गांधी के पास भी डेटा आता हूं, मैं देखता हूं, देखना चाहता हूं। या फिर एएनआई का सोर्सेस गलत है, या फिर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा जो चलाया न्यूज है वो गलत है। वहां का रेपुटेटेड जो पेपर है उसमें जो आर्टिकल छप रहा है वो गलत है। राहुल गांधी के पास अलग से कुछ तंत्र होगा, अलग से कोई गूगल होगा, मंगल ग्रह से मंगाए होंगे कुछ, क्योंकि वो तो आलू से सोना निकालने जानते हैं, तो उनके पास कुछ तो ऐसा होगा ही जो डेटा भी निकाल ले। बात वही रखना चाहिए। आप मैच्योर हैं, लीडर के तौर पर अपने आप को मानते हैं तो मैच्योरिटी दिखाइए, बिहार को बरगलाइए मत, मैं यही कहूंगा। देखिए, देश में लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आज बात उठी है और मैं एक डेटा दिखा देना चाहता हूं। राहुल गांधी कहां से बोलते हैं देख लीजिए। राहुल गांधी देखिए क्या बोलना चाहते हैं, हैप्पीएस्ट रिपोर्ट है ये, देख लीजिए, पाकिस्तान ऊपर है, देख लीजिए। मैं पूछता हूं, जिस देश की बुनियाद दहशतगर्दी हो, जिस देश का बच्चा बच्चा को यह सिखाया जाता हो कि आपको पढ़ना नहीं है, आतंकवादी बनना है, जिस देश के जिहाद के नाम पर आतंकवाद पैदा करता हो, वो देश खुशी होगा, खुश होगा। जिस देश में नमक से लेकर पेट्रोल तक का भाव आसमान छू रहा हो, जिस देश में प्रधानमंत्री को हमेशा जेल जाना पड़ता हो, वो देश क्या खुशी कभी खुश हो सकता है? सवाल है, कभी खुश हो सकता है वो देश? कभी नहीं हो सकता। यहां से व्हाट्सएप मीडिया इनका है। मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी, व्हाट्सएप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए पहले, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो आप बुक्स पढ़ा कीजिए, मैगजीन पढ़िए, रिसर्च एक टीम रख लीजिए 10 लोगों का, वो आपको लिख कर देंगे कि क्या बोलना है, वही उतना ही बोलिए आप, ज्यादा फायदेमंद होगा। हो सकता है 2-3 सीट एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसे तो आप हार जाइएगा। और साथ ही साथ आरजेडी और जदयू, आरजेडी सॉरी मैं जदयू को बोल रहा हूं क्योंकि अब तो जदयू बीजेपी में है, एनडीए में है। आरजेडी अखिलेश यादव को भी ले लीजिएगा यूपी में, तेजस्वी यादव को भी ले लीजिएगा बिहार में। ममता बनर्जी इसी कारण से साइड हो गई क्योंकि उसको अपना गुलिस्ता बचाना था। तेजस्वी यादव और अखिलेश जी आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी के टीम में खाली राहुल गांधी उल्लू नहीं है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, पर अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? जिसका राजा ऐसा मूर्ख हो, क्या बताऊं मैं उस पार्टी का।
कोई डेटा पे बात करना चाहेगा, मैं बताता हूं आजकल कांग्रेस के जितने प्रवक्ता है देखते छटक जाते हैं हमसे। नहीं आशुतोष जी, पहले बता दीजिए क्वेश्चन क्या पूछिएगा। अब उनको क्वेश्चन बता दीजिए पहले, नहीं जानते हैं तो सवालों बताइए तब देंगे। तो इस तरह के चमचे पाल रखे हैं राहुल गांधी जी, और चुनाव जीतेंगे जीतेंगे। क्या लगता है आप जीत पाएंगे कभी? देश विरोधी ना बने, मोदी विरोधी बने, मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए विपक्ष विरोध किस तरह से कर रहा है, विपक्ष का अंदाज थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद विपक्ष के अंदाज पे भी आएंगे और राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा करूंगा अभी। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोग विरोध का तरीका ये होता है, शब्दों से खेलना इसे कहते हैं। सीखिए राहुल गांधी जी। और देखिए विपक्ष के पास विरोध करने का तरीका क्या है, तंज क्या कसा जा रहा है, इस पे भी आज बात ही कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई बच्चा नहीं है तो वो क्या जानेगा संतान और खानदान की बातें, क्या करेगा वो। उन्हें क्या पता है कि परिवार में किस तरह से लोगों को रखा जाता है, मोह क्या होता है, माया क्या होती है परिवार का। मैं ये पूछता हूं उन सभी तमाम जो नेता हैं, सियासतदार हैं, कि क्या परिवार को लालन पालन करने के लिए नेतागिरी में आए हैं? नेता का कर्तव्य क्या होता है कि राज्य का भला करना, देश का भला करना या परिवार का भला करना। ईडी और हमेशा जब भी बात हो तो आ जाता है सामने कि ईडी, बीजेपी ईडी को लगा देती है, सीबीआई जांच बैठा देती है। मेरा सवाल है लालू प्रसाद यादव जी, सबसे पहली बार ईडी और सीबीआई की जांच क्या नरेंद्र मोदी के काल में हुआ था आपको? यही जो राहुल गांधी जी के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार थी और सबसे पहला समन आपके पास कांग्रेस के राज में भेजा गया था ईडी और सीबीआई का। जेल भी आप गए थे चारा घोटाला मामले में, उस समय भी सरकार में कौन था? तो इतिहास देख लीजिए। क्या अगर नरेंद्र मोदी गलत हैं आज, दैट मीन्स कि आपको फंसाया गया गलत था, तो वो भी तो राहुल गांधी की पार्टी के द्वारा ही रचा षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्रकारी के साथ आप मंच कैसे साझा कर सकते हैं, जिसने आपकी राजनीतिक भविष्य पे धूमिल कर दिया? और यही राहुल गांधी हैं जिसके चलते लालू प्रसाद यादव जी मुखिया का भी नॉमिनेशन नहीं भर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये राहुल गांधी को। क्या लालू प्रसाद यादव जी मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए।
आपकी जो पिटीशन थी उसको किसने फाड़ा था आपके सामने? क्या अगर मैं पूछता हूं लालू प्रसाद यादव जी कि नरेंद्र मोदी गलत है, मान लेते हैं, हर बार आप पे झूठा समन भेजा जा रहा है, आप एकदम स्वच्छ नेता हैं, आपने कोई आज तक करप्शन नहीं किया, आप जो बोल रहे हैं मैं वही सही मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल है कि आज आप नॉमिनेशन नहीं भर सकते एक मुखिया का भी, तो उसके पीछे दोषी कौन है? किसने षड्यंत्र रचा? सवाल का जवाब है, इस चीज को जो टॉपिक उठना चाहिए उसको आप लोग बंद कर देते हैं, जिसके कारण शरीर में ये जो आपके चरित्र में दाग लगा वो आज आपका मित्र है। और जो उसी मामले को अगर सीबीआई और ईडी उस मामले की जांच कर रही है और आपके पास समन भेजा जा रहा है, बार बार आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप कह देते हैं कि केंद्र सरकार गलत है। मैं ये पूछता हूं कि 2014 के बाद क्या राहुल गांधी मैं बोल रहा हूं, क्या लालू प्रसाद यादव के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मुकदमा दर्ज हुआ है? जो पहले से मुकदमा दर्ज है उसी के बिहाफ पे कार्रवाई करते हुए हुआ हो, उसका मैं बात नहीं कर रहा। क्या आपने लैंड फॉर जॉब घोटाला नहीं किया? क्या आपने चारा घोटाला नहीं किया? सवाल उठेगा तो बहुत दूर तक जाएगी। देश बिहार की जनता को गुमराह क्यों करते हैं? मैं कल रैली में गया था, बहुत ऐसे हमको मिले जिनको पता ही नहीं है वो क्यों आए हैं, भर भर के लोगों को लाया गया है। मुझे पता है जनादेश है आपकी, लेकिन वो जनादेश कितने दिनों तक रहेगी ये देखने वाली बात होगी। मैं मानता हूं कि मैच्योर राजनीति, अगर बिहार की राजनीति सियासी अगर आज के मौजूदा परिवेश में देखें और मैच्योर राजनीति की बात करें तो तेजस्वी का छवि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पुराने छवि को बदला जाए, लेकिन सवाल उठता है कि इस संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, अब बात फांस मिश्री एक के भाव बिका। तो राहुल गांधी के संगत में रह के ये सोचिएगा कि आपकी छवि ठीक हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। डेटा से बरगलाए ना, झूठ ना बोले, 2024 नजदीक है और झूठ ना बोले, अब बिहार की जनता को ठगने का प्रयास ना करें। जिसे मुझे मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, डेटा फैक्ट रखा हूं, आपके सामने रखा हूं। अब मैं पहले बोल दिया हूं कि मेरे इस वीडियो को सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही देखें, जो भी पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जो राष्ट्र को अहित करने की कोशिश करते हैं, जो एक विचारधारा से ग्रसित है, वो विचारधारा के राहुल गांधी कुछ भी बोला सही है, तो वैसे विचारधारा के लोगों के लिए मेरी वाणी कटु लग सकती है, उनके मन को उनको मैं दुख पहुंचा सकता हूं, उन्हें मेरी बातें गलत लगेगी, तो ऐसे लोग ना ही देखे वीडियो को, मेरा अच्छा रहेगा। वो लोग शेयर करें जरूर जो राष्ट्रवादी है, क्योंकि राष्ट्र की बात है। और आज के डेट में कुछ ऐसे विचारधारा हैं इस इंटरनेट पे, डिजिटल मीडिया में, जो गलत गलत अफवाहें फैलाने का सिर्फ काम करते हैं, जिनका काम है सुबह उठकर 10 झूठ बोल देना, और उस झूठ को इस तरह से रखते हैं कि मानो वो झूठ सही जैसा हो, जैसा रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इनके हैं फॉलोअर्स हैं। मैं बहुत, मुझे खुशी होती है कि मैं रवीश कुमार, मेरे पास फॉलोवर है, मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरी एक विचारधारा की लॉबी है जो मुझे सपोर्ट करती है, मेरे झूठ के प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों से खास करके बचें, पढ़ें, समझें, डेटा पे जाएं। चैट जीपीटी नाम का एक चीज है, मैं बता देता हूं आपको। कोई अगर डेटा, कोई इतिहास की बात करे
तो चुपचाप देख लीजिए, किताब पहले देख लीजिए, चैट जीपीटी से देख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा क्या है क्या गलत। आंकड़ा आपको पता चल गया, लेकिन आप उस पर भी भरोसा ना करें। 2-3 किताब पढ़ें, रिसर्च करें उन पे, आपको पता चल जाएगा कि सही कौन बोल रहा है। और मैं चाहता हूं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ऐसा जरूर करें, क्योंकि इस देश में एक अलग तरह का लॉबी को चलाया जा रहा है, एक विचारधारा को थोपा जा रहा है, उससे बचें। राष्ट्र का प्रगति तभी होगा जब हर एक इंसान सही और गलत को समझ पाएगा। राष्ट्र का प्रगति तभी होगा जब हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएट हो जाए, शिक्षित का मतलब ये होता है कि हित और अहित को समझना। राष्ट्र का प्रगति और राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब तभी सामर्थ्य होंगे, और सामर्थ्य तभी लोग होगा जब लोगों के पास धन होगा। धन तभी आएगा जब आपके पास विवेक होगा, विवेक तभी आएगा जब आप शालीन बनिएगा। तो ऐसा अगर एक व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज की रचना करना चाहते हैं, तो आइए मिलकर शपथ लेते हैं कि हम अपने बिहार को खास करके ऐसे जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं इनसे बचाएंगे। तभी हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। झूठ को इस तरह से इंटरनेट पे फैलाया जा रहा है जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। एक बड़ा सा फ्लोर इसको फैलाने के लिए हायर किया गया, जिसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1000-10,000 लोग काम कर रहे हैं इस चीज पे ही कि किस तरह से हैशटैग को ऊपर किया जाए, ट्विटर पे किस तरह से अपलोड होते वीडियो को वायरल कर दिया जाए। तो इन सारी चीजों से बचना होगा। देखिए, राजेश कुमार सिंह जी लिख रहे हैं बिहार के अंदर आर पार की लड़ाई है। कि बिल्कुल सियासत में ऐसा होना चाहिए। उस देश में का लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब विपक्ष कमजोर होता है, और विपक्ष में कोई मजबूत नेता ऐसा जरूर होना चाहिए। अब मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूं और बिहार में हमेशा विपक्ष मजबूत रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि देश को बरगलाया ना जाए झूठे एजेंडा के थ्रू, झूठा डाटा पेश करके। उस पाकिस्तान को का गुणगान कम से कम चाणक्य की धरती पे ना हो, बुद्ध की धरती पे ना हो। देखिए एकदम एकदम देखिए स्वर्ण समाज जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने लोग हैं वो एक मंच पे हो। वो किसी समाज से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी विचारधारा सिर्फ राष्ट्रवादी है तो वो सभी एक मंच पे हो। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए और खास करके बिहार से रिलेटेड हर बड़ी खबर, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितने भी राष्ट्रभक्त हैं इतनी दूर तक पहुंचाएं कि गूंज कम से कम उन पाकिस्तानी और उस राहुल गांधी तक जरूर पहुंचे। इतनी दूर तक आप जरूर पहुंचाएं। और खास करके मैं उन लोगों से बोलूंगा, निवेदन है आप वीडियो ना देखें क्योंकि आपको तकलीफ होगी अगर आप किसी एक मानसिकता से ग्रसित है तो। ऐसे तमाम बड़ी खबर के लिए राजेश जी एक मैसेज लिख रहे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि राजेश जी, अगर कुछ भी ऐसा मामला हो जो करप्शन से रिलेटेड हो, किसी एक समुदाय को किसी एक व्यक्ति या विशेष के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप कर सकते हैं। खबर फर्स्ट हर व्यक्ति का चैनल, बिहार का हर एक व्यक्ति अपना चैनल समझे इसे। शासन हो या प्रशासन, अगर आप सही रहेंगे तो हम डटे रहेंगे, न्याय दिलाकर ही हटेंगे। देखिए कह रहे हैं जातिवादी आरक्षण हटाओ, आर्थिक आरक्षण लाओ। देखिए मांग आपकी
देखिए, मैं कहता हूं आरक्षण की बात हटाने का तब करें, मैं कहता हूं शिक्षा की प्रणाली क्यों ना अच्छी कर दी जाए। राजेश जी, जिस दिन बुनियादी शिक्षा व्यवस्था कॉन्वेंट की तरह कर दिया जाएगा, उसके 20 साल बाद एक ऐसा समाज का संरचना होगी, एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां आरक्षण की बातें कोई नहीं करे। मैं कहता हूं हर वो सरकारी प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड की तरह होनी चाहिए। हमारे पुरानी पद्धति जो दबा दिया गया है, संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है, उन दोनों को मिक्स करके एक अलग तरीका का पद्धति बनाया जाए और उसके बाद बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अब 20 साल बाद इस देश से आरक्षण मुक्त देश होगा, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। आरक्षण क्यों दिया गया? पिछले तबके को बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या इस आरक्षण का लाभ ले पाए? बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर बात उठ गई है तो दूर तक जानी चाहिए। क्या आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्ग को आज तक मिला जितना मिलना चाहिए? कुछ लोगों को मिला, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो चीज सोचकर आरक्षण को रखा, लाया इस देश के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आज तक उसका फायदा नहीं मिला। इसीलिए क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी हर पार्टी में दिखी, किसी ने भी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम नहीं किया। और जब तक बुनियादी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा, हमारा ना समाज डेवलप करेगा, ना हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ना हम अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, ना अच्छे देश की परिकल्पना कर सकते हैं। हमें हमेशा जातिवाद में बांटा जाएगा, धर्मों में बांटा जाएगा और हम बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा के बीच में फंसते चले जाएंगे और एक दूसरे में जो प्रेम है उसे खोते चले जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और इस पे मांग होनी चाहिए। और इसको जब जो भी गवर्नमेंट, सबसे पहले आप जो भी आपसे वोट लेने आए, बोलिए कि मेरे बच्चे का भविष्य को आप सुनिश्चित कीजिए, हम आपको वोट देंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।